अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? ठीक ठाक हैं? मेरी दिली दुआ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा बेटा, तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4C कंप्लीट की थी, जो यूनिट 4 की बेसिकली 3 एक्सरसाइज हैं, 4A, B एंड C। अब हम आते हैं उसके रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, या इन शॉर्ट जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सभी के पास मेरा बेटा नोट्स होने चाहिए, ठीक है जी। और मेरे पास भी नोट्स हैं, तो मैं साथ साथ उसको रीड करता हूँ। तो मेरा बेटा ये है कि फिर आपने साथ साथ जो है वो देखना है। चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज, जबकि हमने चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली डिस्कस किया, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज। इस तरह फिर चैप्टर नंबर 2 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 3 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज। अब हमारे पास चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 4 है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करने लगा। तो मेरा बेटा सभी के पास जो है वो बुक नोट्स होने चाहिए उसके सामने। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज़ 4 पॉसिबल आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 1 की पावर 15 इज़। तो मैंने अभी कल जो आपसे डिस्कस किया था, लास्ट पे क्वेश्चन कुछ आ रहे थे जिसमें था कि 1 की पावर कुछ भी हो, जैसे 1 की पावर m आया था तो उसका आंसर 1 ही था, क्योंकि m कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। चलिए आपको नंबर इंटीजर है, इंटीजर में 0 +, -1 +, -2 +, -3 सो ऑन। पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो इसका आंसर है 1, ए ऑप्शन है जी। 2 बुक पे देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ हैं जो इसी के ऊपर एक्सप्लेन हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड वर्क हुआ तो मैं साथ साथ उस पर सॉल्व कर दूंगा। P/Q की पावर m मल्टीप्लाइड बाई P/Q की होल पावर n इज इक्वल टू P/Q की पावर m + n। क्योंकि बेस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई। तो मुझे ये बताएं, इस लॉ को हमने किस लॉ का नाम दिया था? क्या लॉ था? ये कौन सा लॉ था? इज नॉन एज डैश लॉ। तो इसकी भी ए ऑप्शन है, प्रोडक्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो प्रोडक्ट लॉ आएगा। और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। ठीक हो गया जी। थर्ड MCQs, A/B की होल पावर m ब्रैकेट के बाद पावर n है। तो अब देखा जाए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर आ रही है, तो फिर हम पावर्स को डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो A/B की पावर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है A/B की होल पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, इसका मतलब हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया। तो इसकी डी ऑप्शन है जी, ये पावर रूल है, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, क्वेश्चन के लिए डिवाइड है। नेगेटिव एक्सपेंड तो था नहीं, क्योंकि ना मुझे कोई नेगेटिव साइन नज़र आ रहा था, तो फिर कौन सी ऑप्शन बनेगी? डेफिनेटली डी ऑप्शन बनती है। ठीक होगा मेरा बेटा जी। उसके बाद आता है जी आपका 4th MCQs। उसके बाद क्या आ रहा है? 4th MCQs। द एक्सप्रेशन a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n ओवर a की पावर 4 होल्ड्स डैश लॉ। अच्छा, पहली बात ये है कि आप मुझे बताएं कि ऊपर न्यूमरेटर में ऐसी 2 वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन साथ डिनोमिनेटर में भी तो एक वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई हो रहा है और क्वोशंट लॉ भी। तो देखें, पहले उसने पावर का नहीं, क्वोशंट नहीं, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। डी में देखें प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि नीचे क्वोशंट भी है। तो इस वजह से फिर सी ऑप्शन बनेगी, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। एनी प्रॉब्लम? तो हमने बेसिकली इसमें कौन कौन से रूल्स पढ़े थे, कौन कौन से लॉज पढ़े थे? आपको शायद याद हो, प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, क्वोशंट लॉ पढ़ा था। चलें, प्रोडक्ट क्वोशंट दोनों भी आ गए। फिर उसके अलावा हमने पावर रूल पढ़ा था, और एक पे ज़ीरो रूल या ज़ीरो लॉ भी पढ़ा था, जिसमें जिसकी पावर 0 हो जाए किसकी इक्वल होती है? 1। ये बेटा जी बातें रिपीट करने का मकसद होता है ताकि आपके माइंड में बैठ जाएं और फर्दर इनको अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है। 5th MCQs, 3/5 की होल पावर -1 कैन बी रिटन एज। तो पहली बात यह है कि मुझे बताएं, क्या ये नेगेटिव लॉ नहीं बन गया? क्योंकि पावर नेगेटिव है ना, तो जब इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो पावर +1। और आपको ये भी याद होगा अच्छे तरीके से कि जो +1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, तो ये सी ऑप्शन बन जाती है आपकी। ठीक है। 7² होल क्यूब। तो अब ये 2 को 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो साथ साथ लॉ भी बताते जाए मेरा बेटा, कौन सा लॉ होगा? जल्दी से बोलें ज़रा, क्योंकि हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया तो ये पावर रूल आ जाता है ना। तो 2 3 6, बी ऑप्शन है। इसी तरह आपके पास 7th MCQ है 2/5 होल क्यूब के होल स्क्वायर। तो अब देखा जाए
3 टू था क्या होगा 6। तो मुझे एक बात बताएं, जो 6 पावर आएगी वो 2 के ऊपर भी आएगी और 5, क्योंकि ब्रैकेट है ना, इसका मतलब दोनों की पावर है, पूरी बेस ही 2/5 है, तो 2 की पावर भी 6 होगा और 5 की पावर भी 6 होगा। तो ये आपकी डी ऑप्शन बनती है। कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन। उसके बाद आपका आता है 8th MCQs, x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। तो मेरा बेटा डिवीजन हो रही है, बोले तो डिवीजन का मतलब क्या होता है? जो ओवर की फॉर्म में आ जाए। समझ आ गई बात की? तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, फिर x की पावर m ओवर y की पावर m कर देता हूँ। तो आपका ये डी ऑप्शन बनता है। 15 की पावर -2, तो फिर नेगेटिव ला आ गया, तो जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो -2 क्या हो जाएगा +2, तो सी ऑप्शन बनती है 1/15 की पावर 2। मेरे बेटा जी उसके बाद आता है 10th MCQs, इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिएगा, मैं रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की होल पावर 4। पहली बात बताएं 4 इवन है कि ओड है? इवन है, वेरी गुड जी। अब ब्रैकेट जो माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब वो माइनस की पावर भी है। तो जब माइनस की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता कि नहीं आता? तो इसका मतलब बीच में अगर आंसर में माइनस ना भी लिखूं, बल्कि लिखना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखें ज़रा, जो बी ऑप्शन है उसमें माइनस मौजूद है, इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं बनती। जो सी ऑप्शन है उसमें भी माइनस मौजूद है, इसका मतलब वो भी नहीं बनती। जो डी ऑप्शन है उसमें क्या किया उसने, 5 की पावर -4 कर दी, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो फिर ए ऑप्शन बनती है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। देखो सारा कुछ एज इट इज़ है, जस्ट उसने माइनस को पॉजिटिव कर दिया। एनी प्रॉब्लम बेटा जी? 11th MCQs, द डैश इज आल्सो कॉल्ड पावर और इंडाइसिस या इंडेक्स। तो मुझे एक बात वो बताओ कि मैं चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी बता दिया था इंडाइसिस, पावर, एक्सपोनेंट एक ही चीज़ के नाम है। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी मेरा बेटा? सी ऑप्शन, एक्सपोनेंट। इन ए की पावर n, ए इज द बेस एंड n इज एक्सपोनेंट इंडेक्स पावर। अब देखो ज़रा होता क्या है, अक्सर ऐसा औकात हुआ है, ये जो पिछले सेशंस मैंने पढ़ाए हैं या कुछ पेपर चेक करने के लिए आए हैं मेरे पास, इवन के को बच्चा एंट्री टेस्ट के लिए आ गया, ज़रा एक्साइटमेंट में होता है, वो क्या करता है जी कि एक्सपोनेंट लो जी, एक्सपोनेंट पे टिक कर दिया। मैं ये बात कई बार रिपीट करता हूँ कि इवन के बाकी बच्चों जब फेस टू फेस मुलाकात हो रही हो, जब पहले क्लास में कोई गाइडेंस देनी होती थी, तो MCQs हमने सभी को रीड करना होता है और देन डिसाइड करना होता है कि कौन सा MCQs करेक्ट होगा। अभी हमने बताया, देखो ज़रा, अब यहाँ पे देखा जाए एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर, इससे पहले वाले MCQs में था एक ही चीज़ के नाम है, तो फिर हमें किस पे टिक करना पड़ेगा? ऑल ऑफ दीज पे। 13th आपका MCQs है, व्हेन 2 नेगेटिव नंबर्स आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज। बात हो रही है जी नेगेटिव नंबर्स। तो मुझे एक बात बताएं, स्टार्टिंग में हमने बात की थी ना लाइक साइंस और अनलाइक साइंस की। जब लाइक साइंस को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव, यानी कि प्लस प्लस पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव। जब अनलाइक साइन को मल्टीप्लाई, बेटा जी बात मैं मल्टीप्लाई की कर रहा हूँ, अनलाइक साइन कौन से होंगे? प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। बात हो रही है मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट की, ठीक हो गया? तो दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, पॉजिटिव। तो ये आपकी ए ऑप्शन बनती है। इन जनरल ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी, तो ए की पावर m प्लस n, ए ऑप्शन बन गई। 15th MCQs देखें, ए की पावर n डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू, तो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होंगी फिर माइनस, तो ए की पावर m माइनस n आ जाएगा। ये तो वो चीज़ें जो पहले भी उसने किसी और एंगल में समझने पूछी थी, अब वो इन जनरल पूछ रहा आपसे। 16th MCQs है 2 की पावर 3। तो मुझे बताएं जिसकी पावर जो हो तो उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मेरे बेटा 2 को ज़रा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो करें, बताएं क्या आता है? 2 को 3 टाइम्स 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 8 ऑप्शन बनती है। अब ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर m, 17th MCQs की बात कर रहा हूँ। तो अब बेस डिफरेंट, पावर सेम हो गई है। अब बेस डिफरेंट और पावर सेम, तो मैं क्या करूँगा फिर ए बी की होल पावर m। देखें ए बी, फर्स्ट में उसने पता क्या किया? ए बी की पावर m, तो इसका मतलब वो पावर सिर्फ b की है, क्योंकि ब्रैकेट दोनों के बाहर नहीं है, सिर्फ b की पावर m है, तो बेस उसमें सिर्फ b बनती है। अगर सी में देखें तो a की पावर m, b की पावर m,
और देखा जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई, पहली बात ये है कि आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि a मल्टीप्लाइड b, उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन मेंशन था ना, तो इस वजह से फिर मैं b वाली ऑप्शन को प्रेफर करता हूँ, या b वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। 18th MCQ है a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, तो देखा जाए a ओवर b की होल पावर m हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है। तो मैंने क्या किया, a और b को डिवीजन में लिखा, ओवर में लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा, होल पावर m ले लिया। a की पावर m ब्रैकेट पावर n, तो बेट देखा जाए पावर रूल यूज़ होगा तो m को n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m मल्टीप्लाइड बाई n, तो c ऑप्शन आ जाता। When a number is raised to the power of 0 then resultant always 1, ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी हम जब सॉल्व करते थे तो जिसकी पावर 0 आती थी उसको किसकी इक्वल करते थे हम, 1 के। 2 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, y की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा, 20th MCQ का सी ऑप्शन। इसी तरह 21 a की पावर माइनस m, फिर नेगेटिव ला गया, पावर ऊपर माइनस है, तो जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज, तो माइनस m क्या हो जाएगा, प्लस m, तो b ऑप्शन है 1 ओवर a की पावर m। मेरे बेटा फिर आता है जी 22 MCQs, द लॉ विच डील्स विद द डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर इज लॉ। देखो डिवीजन की बात हो रही है तो कौन सा लॉ होगा फिर, क्वोशंट, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन की बात करता तो फिर कौन सा लॉ होना था, प्रोडक्ट का। तो ये क्वेश्चन लॉ बनता है जी बी ऑप्शन। 23rd MCQs, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लॉ 1 ओवर 8 इज इक्वल टू, देखो जी 1 ओवर 8 का उसने पूछा, चले बोर्ड पे ही बता देता हूँ, है तो आसान सा। 1 ओवर 8 है मेरा बेटा, तो मुझे बताएं 1 ओवर 8 का मतलब है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 टू द 4, 4 टू द 8। दूसरी बात, इसकी पावर प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो 1 ओवर 8 नेगेटिव लॉ के मुताबिक किसके इक्वल होगा, बताएं मेरा बेटा। 23rd MCQs में 2 की पावर -3, जो आपका सी ऑप्शन बनता है। उसके बाद आते हैं हम MCQs नंबर 24। इन 4 की पावर 6, 4 इज कॉल्ड बेस, और अगर वो 6 का पूछता तो वो क्या होना था, एक्सपोनेंट। क्लियर होगी बात। 25th MCQs, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो मुझे बताएं 4 + 2 क्या होते हैं, 6, तो 4 और +2 6, तो फिर 3 की पावर 6 ये ऑप्शन बन गया। उसके बाद आते हैं हम जी 26th MCQs। अब डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन ला, और पावर माइनस होंगी तो 6 में से 3 माइनस कर दें क्योंकि बेस सेम है। तो 6 में से जब मैंने 3 माइनस किया तो डेफिनेटली 3 ही आएगा। ठीक है बेटा। फिर आप कह रहे हैं 27th MCQs, कहते हैं इफ बेस इज नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट इज ओड नंबर देन रिजल्ट। देखें अब मुझे बताएं, चलें वही बात आ गई जो मैं माइनस के हवाले से हमने डिस्कस की थी। इफ बेस इज नेगेटिव यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, तो हमने क्या कहा था कि कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, मैं सिर्फ माइनस को डिस्कस कर लेता हूँ, उसकी पावर अगर आपके पास ओड आ जाती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही। और अगर माइनस की पावर इवन आ जाती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। उसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखें ज़रा 27th स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरा बेटा। इफ़ बेस इज नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट इज ओड, अब बेस नेगेटिव और एक्सपोनेंट मीन जो पावर आगे वो ओड है, तो आंसर क्या आएगा फिर, नेगेटिव। तो कौन सी ऑप्शन बनती है मेरा बेटा, बी ऑप्शन। 28th MCQs, इफ बेस इज नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट इज इवन नंबर देन रिजल्ट इज। तो अब देखा जाए, अब इसकी बात कर रहे हैं कि बेस अभी भी नेगेटिव है लेकिन अब एक्सपोनेंट क्या आ गया, इवन। इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अच्छा बेटा जी, तो ये आपके थे बेसिकली MCQs, ठीक है जी, और जिनको हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। फिर उसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेरा बेटा ज़हन में रखिएगा कि डेफिनेशंस को आपने जो है ना वो याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशंस भी आती हैं, ठीक है जी। जैसा कि डिफाइंड एक्सपोनेंट इंडाइसेस ऑफ अ नंबर, ये चीज़ हम पहले भी रीड इवन के जब मैंने यूनिट स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बाकायदा ये डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है ना। तो मैं आपने ये डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। डिफाइंड प्रोडक्ट लॉ, कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन याद करनी है। और मेरा बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा,
हर डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लाजमी होती है। एग्जाम्पल देंगे, इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। यहाँ आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये समझ रहे हैं। उसके बाद डिफाइंड क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्वेश्चन लॉ क्या था, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को हम फिर क्या करते हैं, माइनस। पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। पहले तो मैं सोच रहा था कि सारी रीड आउट कर दूं, लेकिन फिल वक्त वो आपके पास मौजूद होंगी, आपको मैं सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इवन के लिख भी चुका हूँ, तो मैं जस्ट आपको रिपीट करवा रहा हूँ। उसके बाद डिफाइन पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो पावर लॉ क्या था कि हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन देखें ना, फर्स्ट हमने क्या कहा था कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो इसको क्या कहा था, प्रोडक्ट लॉ। डिवाइड हो रहे हो तो क्या करते हैं, ए की पावर क्या होगा, m माइनस एन। अच्छा जी, फिर उसके बाद पावर रूल, जो अभी हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, यानी कि m और n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, ये मेरा n और x सेम तो नहीं लगता, चले मैं ये थोड़ा सा नीट करके लिख देता हूँ जी, ठीक है ना। तो ये आपका पावर लॉ आ जाता है। अच्छा जी, फिर ज़ीरो एक्सपोनेंट आता है जी। तो मेरा बेटा ये बताएं, ज़ीरो एक्सपोनेंट के बारे में तो था कि हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल फोर्थ केस है या डेफिनेशन है कि जिसकी पावर ज़ीरो होगी हमेशा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जिसकी पावर ज़ीरो होगी हमेशा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने ज़ीरो एक्सपोनेंट का नेम दिया था। और डिफाइन नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि हमने याद रखिएगा आंसर हमेशा ना पॉजिटिव में देना, हमने पॉजिटिव पावर में, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, पॉजिटिव इंडेक्स में या इंडाइसिस में। तो आपने क्या करना है कि उसकी प्लेस चेंज कर देनी है। अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चले जाएं, अगर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में चले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आपके पास a की पावर माइनस m है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर a की पावर m, या फिर 1 ओवर a की पावर माइनस m है, तो ये पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस m हो जाएगी। समझ आ रही है बात की, ये चीज़ होगी क्लियर आपको। तो ये आपकी थी कुछ डेफिनेशंस। अच्छा, ये तो हमने अब डिस्कस किया था यूनिट नंबर 4 MCQs कंप्लीट है, ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका मैंने थोड़ा सा स्केच थोड़ा सा टाइम बचाने की तरह पहले लिख दिया, फिर मैं साथ साथ इसको अब एक्सप्लेन भी करता हूँ। चैप्टर नंबर 5 का नेम है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। ये हमारे पास यूनिट नंबर 5 है, यूनिट 5। अच्छा जी, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। मैं इस टर्म को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा जो उसका नेम है, इसको ज़रा मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले इसमें एक आता है एक और परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, क्योंकि इससे हमने कुछ क्वेश्चन भी फॉर एग्जांपल आप डिस्कस किए होंगे, आपको पता होंगे। मैं कहता हूँ 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। 4 का स्क्वायर है, क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। 10 का स्क्वायर है, तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। अच्छा जी, ये क्या आ जाएगा, 4 4 4 दा 16, और ये क्या आ जाएगा 100। पहली बात ये है कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर मीन मेरे मुताबिक ऐसे 2 नंबर जो बिल्कुल सेम हो, यानी कि वो नंबर, अब मैं इसके अगर फैक्टर्स बनाता हूँ, या इन शॉर्ट कि मैंने इसको इस तरह ब्रेक किया कि 2 सेम या लाइक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, तो 4 आता है, तो इसका मतलब 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 की बात करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। 100 की बात करें तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। अगर 2 लाइक नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज नॉन एज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। द प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना, ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी कि एक नंबर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर जो हमारे पास नंबर आता है इज नॉन एज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फिर हम मुझे बताएं 4 को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 को भी क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और 100 को भी क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, एक चीज़ मैंने ज़रा एंड पे लिखी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखें, समझ एक छोटा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आगे हमने इसकी बड़ी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो हमें वैसे ही पता होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे हमें पता हो कि ये चीज़ सॉल्व किए बगैर भी हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते, ठीक है।
याद रखिएगा जिन नंबर्स के, वो चाहे छोटा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, या फिर उसके अलावा 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितने डिजिट्स नंबर आ जाता है, अगर उनके एंड पे 1 आ जाए, एंड पे अगर 2 डिजिट्स नंबर, मैं फिर बता रहा हूँ 2 डिजिट या उससे ज़्यादा, 4 बजाता हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 14 आ जाता है, 24 आ जाता है, 34, 44, 54, 74, ये कोई भी हो जिसके एंड पे, फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स, हाँ, तो अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है। अब जिनके एंड पे देखें 1 आ गया, ठीक है जी, देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 है तो 1 देखा जाए तो 1 का स्क्वायर लें, 1 आता है, ठीक है। फिर उसके अलावा 144 देखें तो मुझे पता है 12 का स्क्वायर होता है। समझ आ रही है बात की? तो जिनके एंड पे ये डिजिट्स आते हैं ना, ये डिजिट्स आते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, कैन बी, 100% नहीं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 100% क्यों नहीं? 100% इसलिए नहीं कि अब देखा जाए, मैंने अभी आपको बताया था कि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? 14 होगा? हरगिज़ नहीं होगा। 24 होगा? हरगिज़ नहीं होगा। ठीक है ना, एक सीक्वेंस से बात देके अब चलता हूँ। लेकिन जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ना, जितने भी हैं, उनके एंड पे इन डिजिट्स के अलावा कोई डिजिट नहीं होगा। उनके एंड पे इन डिजिट्स के अलावा कोई डिजिट नहीं होगा। अच्छा, इन डिजिट्स के अलावा बताएं ज़रा कौन से डिजिट्स बनते हैं? काउंटिंग तो आपको आती होगी, चलें ज़रा, 2, 3, 7, 8। अब देखा जाए 2, 3, 7, 8, ये मैंने आपको बताएं, ये ऐसे नंबर्स हैं, अगर ये किसी नंबर के एंड पे आते हैं तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। समझ आई बात की? अच्छा, अब मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट दिया परफेक्ट स्क्वायर का। किसका कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको? परफेक्ट स्क्वायर का। कि परफेक्ट स्क्वायर मीन कि ऐसा नंबर कि अगर 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को। अच्छा जी, अब हमने एक बात ज़हन में रखनी है, कुछ प्रॉपर्टीज स्क्वायर नंबर के हवाले से। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कहता है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। इंपॉर्टेंट बात है मेरा बेटा, ज़रा देखिएगा। देखिए, जो चैप्टर का नेम है अभी वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उससे पहले जो एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है ना, बेसिकली वो परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड है। हमने उसको सॉल्व करना, परफेक्ट स्क्वायर के मुताबिक कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी। मैं कहता हूँ पहले वो क्लियर हो रहे, उसके बाद फिर हम जो है वो आते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव नंबर भी लिखा हुआ है ना साथ, ये क्यों लिखा हुआ है ये भी आपसे मैंने डिस्कस करना है डिटेल्स में। माइट बी पॉसिबल वो नेक्स्ट लेक्चर में हो। अच्छा, अब देखें लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। फर्स्ट है जी द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। चलें मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हेडिंग है तो बड़ी आसान सी, केस तो बड़ा आसान सा है। मुझे ये बताएं 2 का स्क्वायर लिया आंसर क्या आएगा? 4। 4 का स्क्वायर लिया आंसर क्या आया? 16। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर लिया आंसर क्या आएगा? 36। 8 का स्क्वायर लिया आंसर क्या आएगा? 64 एंड सो ऑन। मुझे बताएं 4 इवन है, 16 इवन है, 36 इवन है और 64 भी इवन है, और जिनके स्क्वायर लिए जा रहे हैं वो भी क्या है? इवन है। अच्छा, वो अगर आपसे कहे जी द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड, सेकंड केस में अगर वो कहे आपसे द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। चले मेरा बेटा इस बात को भी जरा देख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 1 क्या है? ओड है। चलें 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। 5 का स्क्वायर क्या आया? 25। 7 का स्क्वायर क्या आया? 49। 9 का स्क्वायर क्या है? 81। अब आपने देखा होगा अगर मैं ओड नंबर्स के स्केल ले रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहे हैं? ओड, और अगर इवन नंबर्स के स्केल ले रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहे हैं? इवन। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ और आपके ऐड कर दूं।
देखिए मैं कहता हूँ जी आपके पास लिखा हुआ है जी फॉर एग्जांपल 2n। मेरा आपसे सवाल है n का पता आपको? नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कुछ भी हो सकता। तो मुझे बताइए ओड है कि इवन है? बोलें ज़रा, बोलें। मसला ये है कि n कोई भी नंबर हो सकता, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 2 बंदा 2 2 टू द 4। याद रखिएगा n चाहे इवन है, n चाहे ओड है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद किससे? 2 से। इन दोनों का आंसर हमेशा इवन ही होगा। इन दोनों का आंसर हमेशा क्या होगा? इवन। ये बात समझ आ गई है? तो देखिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका मतलब आपसे अगर एमसीक्यूज में या ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं आपसे अब ये बोलूँ जी 2n+1 है, 2n+1 है। अच्छा जी 2n का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा? 4n²। समझ आ रही है बात की? तो अब कोई भी नंबर आता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इवन, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा हूँ इस वजह से मैंने स्क्वायर लेके बता दिया। ये आता है 2n+1। अब देखा जाए अभी तक मैंने बोला था 2n जो है वो 100% क्या रहेगा? इवन। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसका आंसर 6 आया तो 6 में 1 ऐड करें क्या आता है? 7। लेट्स सपोज इसका आंसर 100 आ गया, 100 में 1 ऐड करें क्या आएगा? 101। लेट्स सपोज इसका आंसर आ गया है जी 500, 500 में 1 ऐड करें तो क्या आएगा? 501। तो 1 ऐड करने के बाद बताएं कि आंसर ओड नहीं होता जा रहा। तो आपने थोड़ा सा कंडीशंस को देखना भी है, और जब ये ओड हो गया है तो फिर बताएं ओड का स्क्वायर भी क्या होगा? ओड। और इवन का स्क्वायर क्या होगा? इवन। तो ये मैंने दोनों चीज़ें आपको साबित कर दी, मैंने आपको बता दिया। ये था हमारा आज का काम। इंशाल्लाह इसकी भी 1-2 प्रॉपर्टीज़ और हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। समझ इस चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन अभी है कुछ, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। और आप सभी को अभी मैंने पिछले 1 दिन पहले का जो लेक्चर था उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आपको सुनाया था मैंने, और ये भी बताया था कि जो रिस्क है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही दे सकता है, ये इंसान के बस में नहीं है। ऐसे ही है ना। तो इस तरह ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बात का मफ़हूम आपको बताऊंगा, मे बी मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स ना हो, मकसद सिर्फ आपको एक लेसन देना है कि एक चींटी मिलती है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि तुम्हारी साल की जो है वो कितनी खुराक है? तो उसने शायद कहा था जी मैं साल के जो 2 दाने हैं एक वो खा लेती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें ये एक ही दफ़ा दे दूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है? या उसको 2 दाने देते हैं कि ये लो तुम्हारे, मैंने साल की खुराक इकट्ठी दे दिया। तो जब वो साल बाद उसे मिलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उसने एक दाना बचा के रखा होता है। तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी वजह पूछते हैं तब भी उसने कहा था कि मेरा राज़िक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, मुझे नहीं पता था कि तुम साल बाद भी फिर मुझे मिलते हो कि नहीं मिलते हो। तो उस चूंटी ने फिर अगले साल के लिए वो बचा के रखी हुई थी। और अगर सिर्फ हम अल्लाह ताला पे ही भरोसा रखें कि अल्लाह ताला ने ही हमें सब कुछ देना है तो फिर हमारी तमाम मुश्किलात आसान हो जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।